हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंथैल्पी। इस वीडियो लेक्चर के पहले तक हम लोग ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक पढ़ लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग इंथैल्पी पढ़ेंगे। इंथैल्पी के बाद हम लोग इंट्रोपी पढ़ेंगे। इंट्रोपी के बाद हम लोग साइमल्टेनियसली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग स्पॉन्टेनिटी के बारे में चर्चा करेंगे, जहाँ पर हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग स्पॉन्टेनिटी को डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ने वाले बेसिकली इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, इंथैल्पी सिंपली हम लोग इंथैल्पी पढ़ने वाले हैं। अब उस इंथैल्पी के बारे में क्या क्या होगा वो सब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला बात है वो ये है कि इंथैल्पी क्या है। इंथैल्पी इज अ मैथमेटिकल, वन सेकेंड प्लीज। Enthalpy is a mathematical expression for a system that can be defined as the sum of energy and pressure volume product। मतलब क्या है कि इंथैल्पी को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट के सम के बराबर होता है। तो ये तो हो गया मैथमेटिकल हम लोग का एक्सप्लेनेशन। हम लोग इस इंथैल्पी को और एक तरीका से बोल सकते हैं कि it is the heat involved during a thermodynamic process when the pressure is कांस्टेंट। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उस प्रोसेस में जो हीट इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग इंथैल्पी बोलते हैं। और अगर कहीं वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो जो हीट इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग इंटरनल एनर्जी चेंज के नाम देते हैं। ठीक है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है और वहाँ पर जो हीट चेंज होता है तो उसको इंथैल्पी बोल देते हैं। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और हीट चेंज होता है तो उसको हम लोग इंटरनल एनर्जी चेंज बोल देते हैं। समझ में आ गया। और इसको पढ़ेंगे हम लोग कि इंथैल्पी को मैथमेटिकली हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और किस किस फार्मूला के हेल्प से हम लोग इंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो जनरल फार्मूला है इंथैल्पी का, जो हर एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में क्या बोल सकते हैं अप्लाई होता है, वो है ये डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। डेल्टा एच क्या है, अपना इंथैल्पी चेंज है। हम लोग को पता है कि इंथैल्पी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, इसीलिए डेल्टा लगा। मैं तब इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। डेल्टा यू है इंटरनल एनर्जी चेंज और डेल्टा पी वी है अपना पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। ठीक है, दिस इज जनरल फार्मूला एंड वैलिड फॉर एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। आगे जैसे मैंने बताया कि जो हम लोग का इंथैल्पी उसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द हीट इन्वॉल्व ड्यूरिंग एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट। इसको ऐसा भी करके डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये आया कहाँ से? ठीक है, ये आया कहाँ से? इसको हम लोग देखते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड किसके लिए है? आइडियल गैस के लिए। फॉर एन आइडियल गैस अगर कहीं उसका मोल फिक्स्ड है, मतलब मोल फिक्स्ड है मतलब कि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, उसका मोल क्या है? फिक्स्ड है, मतलब इनिशियल मोल बराबर फाइनल मोल है। ठीक है, मोल चेंज नहीं हो रहा है, मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। अब हम लोग को पता है कि मोल चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कि पी वी क्या है? एन आर टी के बराबर हो सकता है। ठीक है, अब सिंस मोल चेंज नहीं हो रहा है मतलब मोल बाहर कांस्टेंट हो गया। अपना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बचपन से ही कांस्टेंट है। टेम्परेचर बस क्या हो जाएगा? वेरी करेगा। अपना डेल्टा एन आर टी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? एन को बाहर लेंगे, कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल, आर कांस्टेंट बाहर ले लेंगे और टेम्परेचर में आ जाएगा क्या? डेल, दैट इज डेल्टा टी। डेल्टा एच इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी अभी आप लोग को बताया था मैं कुछ समय, जो इंटरनल एनर्जी होता है, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, वो होता है हीट इन्वॉल्व ड्यूरिंग अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस व्हेन द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में, प्रेशर कांस्टेंट मतलब आइसोपारिक प्रोसेस में। मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में जो हीट इन्वॉल्व होता है वही होता है इंटरनल एनर्जी चेंज। और हम लोग को पता है कि हीट का फार्मूला होता है एन सी डेल्टा टी और वॉल्यूम कांस्टेंट होता है एन सी वी डेल्टा टी। उसी के जगह पर डेल्टा यू के जगह पर लिख दिया हम लोग एन सी वी डेल्टा टी। और डेल्टा एन आर टी में एन और आर कांस्टेंट है, डेल्टा टी आ गया। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि एन और डेल्टा टी क्या है? दोनों में कांस्टेंट है, उसको ब्रैकेट के बाहर निकाल लेंगे और कॉमन ले लेंगे सी वी और प्लस में आर। ठीक है, और हम लोग को पता है कि सी वी प्लस आर क्या होता है? सी वी प्लस आर होता है सी पी होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर रिलेशन पढ़े थे ना, तो वहीं से आया है सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। सी वी प्लस आर की जगह पे हम लोग सी पी रख देंगे और फाइनली हम लोग का जो क्या बोल सकते हैं, जो हम लोग का फाइनल जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा
टी। फाइनल हम लोग का आ जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, वेयर एन इज द नंबर ऑफ मोल, ठीक है, सी पी है अपना मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा टी है अपना टेम्परेचर डिफरेंस, और ये कब वैलिड है, जब गैस हमारा आइडियल हो और हमारा मोल फिक्स्ड हो, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, तो हम लोग इंथैल्पी के लिए डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, ठीक है। आगे अब तक हम लोग ने देख लिया कि अगर कहीं मोल चेंज नहीं हो रहा है, मोल अगर कहीं कांस्टेंट है, तो हम लोग का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है अपना जनरल फार्मूला हर एक चीज़ के लिए वैलिड है, ठीक है, चाहे मोल चेंज हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो हमारा जनरल फार्मूला वो था डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, ये हमेशा वैलिड है, चाहे मोल चेंज हो नहीं हो कुछ भी हो, ये हमेशा वैलिड है। अगर कहीं मोल कांस्टेंट है, मतलब कि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, तो डेल्टा एच होता है अपना क्यू पी, दैट इज क्यू पी इज इक्वल टू वाट, एन सी पी डेल्टा टी। ये हम लोग ने अब तक डिराइव भी कर लिया कि कैसे एन सी पी डेल्टा टी आता है व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट, व्हेन द मोल ऑफ द गैस इज कांस्टेंट, व्हेन नो केमिकल रिएक्शन ऑकर। वहाँ पर हम लोग एन सी पी डेल्टा टी कैसे आया वो हम लोग देख चुके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग और आगे देखते हैं कि कैसे हम लोग डेल्टा एच को और दूसरे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं जब केमिकल रिएक्शन हो रहा हो। मतलब कि केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है, मोल चेंज होता है। मोल क्यों चेंज होता है, मतलब एन चेंज होता है, एन चेंज होता है। एन क्यों चेंज होता है, क्योंकि जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। तो दो मॉलिक्यूल जुड़ भी सकते हैं, ठीक है, दो मॉलिक्यूल जुड़ भी सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, या फिर एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल में अलग अलग भी हो सकता है। तो वहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स वो होता है चेंज, ठीक है, गैसियस मोल होता है चेंज। तो इसी को हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि अगर कहीं मोल चेंज होगा तो इंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो हम लोग को पता है कि जो जनरल फार्मूला था डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, ठीक। अब डेल्टा एच इज इक्वल टू ठीक है, डेल्टा यू को डेल्टा यू रहने दो, है ना, पी वी की जगह पे क्या कर दो, एन आर टी कर दो, मतलब डेल्टा एन आर टी। अब देखो उस बार क्या था, मोल कांस्टेंट था, लेकिन इस बार मोल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो मोल बाहर नहीं आएगा, मतलब कांस्टेंट की तरह बाहर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसको हाईलाइट कर देते हैं रेड कलर से, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, हम लोग का टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम लोग का क्या क्या कांस्टेंट आ जाएगा, आर और टी। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, जहाँ पर हम लोग का आर टी क्या है, कांस्टेंट है, हम लोग का सिर्फ और सिर्फ हो रहा है एक चेंज, तो वो है अपना गैसियस मोल्स का प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, ठीक है, गैसियस मोल के प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं, ठीक है, उसको लिख देते हैं यहाँ अच्छे से। सो गैसियस मोल के प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं, मतलब डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो डेल्टा एन जी आर टी में जो डेल्टा एन जी है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ये हमेशा बात याद रखना कि गैसियस मोल्स और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मान लो ए, जैसे है कोई भी चीज़ है, मतलब कोई भी रिएक्शन हो रहा है, ए है ना, इसको ऐसे लिखते हैं, ए सॉलिड रिएक्ट्स विथ बी गैस गिव्स सी सॉलिड, नहीं सी गैस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को जो डेल्टा एन जी निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है सी और वो गैस, तो वो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर एक मोल किसका है, सॉलिड का, और एक मोल किसका है, गैस का। तो हम लोग को सिर्फ गैस का लेना है और हम लोग का जो डेल्टा एन जी आ जाएगा वो जाएगा 0, ठीक है। तो हम लोग को सॉलिड का कंसीडर करके नहीं चलना है, सॉलिड को हम लोग को नेग्लेक्ट करके चलना है, सॉलिड को और लिक्विड को। डेल्टा एन जी समझ में आया, डेल्टा एन जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। वर्ड ध्यान देना, हमेशा लेना है गैसियस, लिक्विड सॉलिड का नहीं लेना है, ठीक है। अब ये बात हो गया कि हम लोग का अगर कहीं केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो ये हम लोग को लेना है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो हम लोग को ये लेना है, क्या, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी आर टी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। अब आगे देखते हैं कि अगर कहीं आइसोथर्मल कंडीशन है,
क्या बोला मैंने, आइसोथर्मल कंडीशन है, तो यहाँ पर भी तो आइसोथर्मल था ना सर, कांस्टेंट टेम्परेचर था, तो यहाँ भी आइसोथर्मल, यहाँ भी आइसोथर्मल। लेकिन बेटा जी अंतर ये है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा था और यहाँ पर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, नो केमिकल रिएक्शन ऑकर, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कांस्टेंट है। और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि हम लोग मोल को क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं, और टेम्परेचर को भी कांस्टेंट लिख सकते हैं। अब टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब कि इनिशियल टेम्परेचर बराबर है किसके, फाइनल टेम्परेचर के, मतलब T1 इज इक्वल टू व्हाट, T2। सो डेल्टा टी क्या होता है, T2 माइनस T1, सो डेल्टा टी कितना आ जाएगा, 0। और जब हम लोग फार्मूला में पुट करेंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो टोटल इंथैल्पी चेंज कितना आ जाएगा, 0। इसीलिए अगर कहीं कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तब वहाँ पर जो डेल्टा एच निकल के आता है वो आता है 0, ठीक है, वो निकल के आता है क्या, 0। इफ़ नो केमिकल रिएक्शन ऑकर, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। अगर कहीं कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा तो तभी ये पॉसिबल है। अगर कहीं केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पर हम लोग डेल्टा एन जी आर टी ये वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो आगे समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, ठीक है। एंट्रोपी क्या है, सो एंट्रोपी कैन बी डिफाइंड एज, अब तक हम लोग ने इंथैल्पी के बारे में डिस्कस कर लिया, इंथैल्पी क्या होता है, उसके 2-3 फार्मूला पढ़ लिए हम लोग, जनरल फार्मूला पढ़ लिए कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी पढ़ लिए, ठीक है। आगे हम लोग स्पेसिफाई करके पढ़ लिए कि डेल्टा एच अगर कहीं प्रेशर कांस्टेंट है तो वो क्यू पी बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू द एन सी पी डेल्टा टी। अगर कहीं केमिकल रिएक्शन होता है तो डेल्टा एच का फार्मूला हो जाता है अपन लोग का क्या, डेल्टा एच का फार्मूला क्या हो जाता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये हम लोग 3 फार्मूला पढ़ लिए, ठीक है। अब तक हम लोग ने ये 3 फार्मूला पढ़ लिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट। एंट्रोपी को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द डिग्री ऑफ रैंडमनेस। डिग्री ऑफ रैंडमनेस मतलब कि डिसऑर्डरनेस। डिसऑर्डरनेस मतलब कि जैसे एक कोई गैस है, एक कोई गैस है, वो कंटेनर में भरा है, मान लो कोई कंटेनर में भरा है, मान लो परफ्यूम ले लेते हैं हम लोग का, क्या ले लेते हैं, परफ्यूम। अब परफ्यूम लिए और हम लोग जा कर के रूम में क्या कर दिए, परफ्यूम हम लोग क्या कर दिए, स्प्रे कर दिए। तो जैसे ही आप परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो गैसेस मॉलिक्यूल जो कंटेनर में रहता है वो क्या निकलता है, बाहर निकल जाता है रूम में, और पूरे रूम में इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर पूरा क्या होता है, फैल जाता है। फैल जाता है मतलब डिसऑर्डर हो जाता है। और जब गैस फैल जाता है तो उसमें जब उसको जब हम डिफाइन करते हैं एज एन एंट्रोपी, तो वहाँ पर एंट्रोपी हम लोग का पॉजिटिव आता है, मतलब एंट्रोपी बढ़ जाता है। जैसे और समझते हैं कि कैसे एंट्रोपी को हम लोग डिसऑर्डरनेस या फिर रैंडमनेस के बारे में हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग का कोई सॉलिड है, मान लो आइस है, ठीक है, एग्जांपल लेके चलते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझे। आइस है, आइस गया कि इसमें लिक्विड स्टेट वाटर बन गया और फिर गैस बन गया, ठीक है। तो हमको पता है कि आइस सॉलिड, उसमें क्या होता है, गैसेस मॉलिक्यूल एकदम ऑर्डरली अरेंज रहते हैं। उसके बाद लिक्विड में थोड़ा डिसऑर्डरली हो जाते हैं, लिक्विड कैन है ना लूजली बॉन्डेड होते हैं तो ईजिली मूव कर सकते हैं। और गैस में तो फिर गैसेस मॉलिक्यूल बहुत 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 दूर दूर में रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाते हैं तो इंट्रोपी हम लोग का क्या होता है, इंक्रीज होता है, मतलब डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होता है, इसी को बोलते हैं इंट्रोपी। अब सर इंट्रोपी पढ़ क्यों रहे हैं, इसको पढ़ने का कॉन्सेप्ट क्या है। सो इंट्रोपी पढ़ने का कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग किसी भी रिएक्शन कि इस फिजिबिलिटी के बारे में बताना चाह रहे हैं, मतलब कि वो होगा कि नहीं होगा, और इस यूनिवर्स का नेचर क्या है। ये जो हम लोग का यूनिवर्स है ना, भगवान ने हम लोग को बनाया है, उसका नेचर ये है कि जो जितने भी चीज़ जो स्पॉन्टेनियस होते हैं, जो अपने आप होते हैं, वो हमेशा होते हैं, उन सभी में क्या होता है, एंट्रोपी अपने आप बढ़ता है। मतलब कि नेचर चाहता ही है कि यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ता रहे। इसको हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में और स्टडी करेंगे कि कैसे नेचर का एंट्रोपी हमेशा बढ़ना चाह रहा है। मतलब कि जैसे हम लोग घर जाते हैं तो हम लोग कभी भी अपने सामान को एक जगह थोड़ी ना समेट करके रखते हैं, हम लोग हमेशा फैलाते रहते हैं। वैसी इस यूनिवर्स का नेचर है कि वो एंट्रोपी बढ़ाना चाहता है। वो अपने आप जितने भी रिएक्शन होते हैं, जो भी बिना किसी
चीज़ के अपने आप होता है, जैसे बारिश है, ठीक है, बारिश है तो बारिश अपने आप होता है तो उसमें एंट्रोपी बढ़ता है। जैसे आइस पिघल के लिक्विड बन जाता है, फिर गैस बन जाता है, अब वो अपने आप होता है, उसमें एंट्रोपी बढ़ता है। लेकिन कभी ऐसा देखे हो क्या कि मतलब कि कई सारे प्रोसेस ऐसे भी होते हैं जो अपने आप तो हो जाते हैं और उसमें एंट्रोपी घटता भी है, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा पाया जाता है कि अगर कहीं कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उसमें एंट्रोपी पॉजिटिव रहता है, मतलब एंट्रोपी बढ़ता है, ठीक है। इसको और आगे स्टडी करेंगे जब हम लोग फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, हम लोग स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे तब। अभी समझते हैं एंट्रोपी क्या है। एंट्रोपी डिग्री ऑफ रैंडमनेस है, जो अभी बताया, डिसऑर्डरनेस को डिनोट करता है। मैथमेटिकली इसको ऐसा डिफाइन करते हैं कि द एंट्रोपी चेंज इज क्यू रिवर्सिबल अपॉन डेल्टा टी, मतलब कि जो हीट इन्वॉल्व होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, वही उसका एंट्रोपी चेंज का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, क्यू का हो जाएगा जूल और डेल्टा टी का केल्विन, सो जूल पर केल्विन इसका यूनिट है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ कि इट इज एन स्टेट फंक्शन, मतलब कि इसको डेल्टा एस से डिनोट कर रहे हैं, उसी से आपको समझ जाना चाहिए कि ये स्टेट फंक्शन है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ फाइनल माइनस इनिशियल के ऊपर ही डिपेंड करेगा, S2 माइनस S1, फाइनल माइनस इनिशियल। दूसरा चीज़ क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब, एक्सटेंसिव का मतलब ये है कि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब कि आप अगर कहीं 1 मोल गैस लाओगे तो वो कम डिसऑर्डर होगा, 10 मोल गैस लाओगे तो और ज़्यादा डिसऑर्डर हो सकता है, मतलब ये अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट हम लोग ले रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब थोड़ा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं हम लोग किसका, एंट्रोपी का। सो एंट्रोपी का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि एंट्रोपी ऑफ एन एग, जैसे हम लोग एग को बॉईल करते हैं तो उसमें एंट्रोपी उसका बढ़ता है। सर कैसे, तो असल में होता है एग में क्या, प्रोटीन। प्रोटीन हमेशा किस में था, क्वाटनरी स्ट्रक्चर में रहता है। नॉर्मली जो प्रोटीन रहता है एग में वो रहता है क्वाटनरी स्ट्रक्चर में। जब हम उसको बॉईल करते हैं तो वो टर्सरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से प्राइमरी स्ट्रक्चर में चला जाता है, क्योंकि हीट होता है तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है और वो क्वाटनरी से फिर अपना टर्सरी सेकेंडरी और प्राइमरी में चला जाता है, इसीलिए हम उसको ईजिली खा के पचा सकते हैं, ठीक है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, डिसॉल्यूशन होता है तो एंट्रोपी इंक्रीज होता है, मतलब कि आप शक्कर लिए, ठीक है, शक्कर लिए है ना, चीनी लिए 1 चम्मच, वो क्या है सॉलिड फॉर्म में, उसको वाटर में डाल देंगे, वो घुल गया, तो वो घुलता है तो उसका एंट्रोपी क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब कि पहले क्या था, ऑर्डर्ड था क्रिस्टल के फॉर्म में, अब वो लिक्विड में जाके डिसऑर्डर हो गया, ठीक है। तीसरा है प्रेसिपिटेशन में एंट्रोपी क्या होता है, डिक्रीज होता है, मतलब कि जैसे सिल्वर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, AgCl का प्रेसिपिटेट, AgCl का प्रेसिपिटेट, मतलब शुरू में क्या था, आयंस थे और अब क्या हो गए, AgCl का प्रेसिपिटेट हो गए। प्रेसिपिटेट मतलब कि सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, और जब भी सॉलिड में कन्वर्ट होगा प्रेसिपिटेट होगा तो उसमें क्या होता है, एंट्रोपी डिक्रीज होता है, एंट्रोपी डिक्रीज होता है, ठीक है। आगे, ऑन मिक्सिंग इंक्रीज, मतलब कि एक गैस मॉलिक्यूल इस कंटेनर में, एक गैस मॉलिक्यूल इधर में है, दोनों को मिक्स कर देंगे तो गैस और ज़्यादा डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। मान लो 3 बच्चे एक कमरे में है, 3 बच्चे एक कमरे में है, तो वो थोड़े ऑर्डर रहेंगे, लेकिन 6 बच्चों को एक कमरे में भर दो, बहुत ज़्यादा डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगा, है ना, समझ पा रहे हो। टेम्परेचर इंक्रीज एंट्रोपी इंक्रीज, मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज होता है। वो कैसे सर, देखो गैसियस मॉलिक्यूल है, अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो उनके बीच में मोशन बढ़ेगा और वो एकदम ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, है ना, रोटेट करेंगे, ट्रांसलेशन मोशन करेंगे और उनका डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगा, इसे बोलते हैं एंट्रोपी इंक्रीज, है ना। जैसे हम लोग और पढ़े थे कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाते हैं तो उसके गैसियस मॉलिक्यूल दूर दूर भाग जाते हैं, डिसऑर्डर हो जाते हैं और इससे इसका एंट्रोपी इंक्रीज होता है। तो ये था इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कि एंट्रोपी को हम लोग कैसे डेली लाइफ से रिलेट कर पाते हैं, कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है एंट्रोपी का, और कैसे हम लोग एंट्रोपी को आगे हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करेंगे कि कैसे वो स्पॉन्टेनिटी के बारे में आइडिया देता है कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा और कौन नहीं होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।